हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स को, जो कि आपके यूपी टेट के हैं। और इसमें मैं आपको यहाँ पे हिंदी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इनको कंप्लीट डिस्कस कराऊंगी, जो कि आपके 2011 से लेकर 2022 तक का जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था उनको मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कराऊंगी। तो आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लेना है और अपनी तैयारी को आपको बेहतर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। यह पेपर आपका, यहाँ पे मैं बात करूँ, यह पेपर आपका 18 नवंबर 2018 का हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आप इस पेपर को समझ के चलिए। मैंने आपको यहाँ पे 2019 का जो पेपर है उसको मैंने करा दिया है। आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख लेना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से समझ के चलना है। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि शिवराज भूषण। तो यहाँ पे आपको भूषण दे रखा है। शब्द रसायन, यह आपकी रचना देव की है। परमल की बात करूं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको इसमें सही जोड़ा बताना है, यानी कि कौन से लेखक की कौन सी रचना हो जाती है, यह बात आपको यहाँ पे इसमें बतानी है। तो इसका सही आंसर बताना है कौन सा हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है कि जो आपका उद्धव शतक होता है यह आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का होता है। उद्धव शतक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बाकी के आपके यहाँ पे सभी क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पे दे रखा है आपको कि लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। आपको गलत युग्म बताना है, इसमें कौन सा युग्म है वह गलत है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि बोलगा से गंगा राहुल सत्यायन। ऑप्शन 2 दे रखा है कि सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा जोड़ा क्या है, कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पे गलत बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 कि दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पे दे रखा है। यह बात आपकी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। यह बात आपकी यहाँ पे गलत है, आपको ध्यान रखना है। सही आपका बोलगा से गंगा राहुल साक्रातयन होते हैं, और सूरज का सातवां घोड़ा इसके धर्मवीर भारती होते हैं। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद होते हैं, यह बात ध्यान रखनी है। लेकिन दर्शन दिग्दर्शन इसके रामचंद्र शुक्ल होते हैं, यह बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको यहाँ पे विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। ऑप्शन 2 आता है कि उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। ऑप्शन 3 आता है हाँ मेरा यही विचार है। ऑप्शन 4 आता है कि आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। आपको बताना है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य क्या है? अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य बताना है। इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कि हाँ मेरा यही विचार है। तो यह बात आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? यही बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि हाँ मेरा यही विचार है। यहाँ पे आपका कौन सा विराम लगेगा? तो यहाँ पे आपका हाँ के बाद में अल्प विराम लगेगा। यहाँ पे इस तरीके से आपका अल्प विराम लगता है। तो यह बात आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है? अशुद्ध
हो जाती है यानी गलत हो जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रखा है चिरंतन है, शाश्वत है, सनातन है या फिर अधुनातन है। तो कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, तो इसका सही आंसर होता है आपका जो आपका अधुनातन है। अधुनातन है, यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। यह कैसा शब्द है, यह प्रकृति का क्या है, भिन्न शब्द है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। किसका विलोम शब्द बताना है आपको? अर्वाचीन का विलोम शब्द बताना है। तो प्राचीन होता है, अद्यतन होता है, अधुनातन होता है या फिर सनातन होता है। तो अर्वाचीन यह कई बार पूछा जा चुका है, आपने कई सेट्स में देखा होगा इसको। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। हमेशा ध्यान रखना है क्या होता है, इसका विलोम शब्द होता है प्राचीन। क्या होता है? अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द होता है आपका प्राचीन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द आपको बताना है यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से। तो विरहणी है, ग्रहणी है, विभीषण है या फिर जगत गुरु है। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध हो जाता है, तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर कि जो आपका विरहणी है यह कैसा शब्द है, तो यह आपका अशुद्ध शब्द हो जाता है, अशुद्ध शब्द हो जाता है। यह बात ध्यान रखनी है आपको। इसका शुद्ध शब्द क्या होता है, तो इसका शुद्ध शब्द होता है, इसको हम विरहिणी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसको विरहिणी लिखते हैं। यह शुद्ध शब्द हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, आपको इसका आंसर बताना है। तो कौन सा युग्म है वह गलत हो जाता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं लुटिया डूबना यानी कि सारा काम चौपट होना, यानी चौपट होना। ऑप्शन 2 आता है कि सब्ज बाग दिखलाना यानी कि हरा भरा, मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना, माई का लाल यानी कि साहसी व्यक्ति। तो इसमें आपको यहाँ पे गलत बताना है, कौन सा युग्म आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होता है आपका कि जो सब्ज बाग दिखलाना, इसका मतलब हरा भरा। यह बात आपकी क्या हो जाती है, यह बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। शब्द वाग दिखलाना, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे लालच देकर बहकाना। क्या होता है? लालच देकर बहकाना। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या होता है, लालच देकर बहकाना। लालच देकर बहकाना, यह आपका सब्ज बाग दिखलाने का अर्थ होता है, न कि हरा भरा होना, हरा भरा करना। यह बात गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। तो उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, तो आपको इसमें अलंकार बताना है। तो यहाँ पे आपका अन्योक्ति होता है, अन्योक्ति होता है, या फिर आपका यहाँ पे यमक अलंकार होता है, या श्लेष अलंकार होता है, या फिर रूपक अलंकार होता है। तो इसमें आपको बताना है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होए। तो यह अलंकार आपका किसका हो जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यह अलंकार आपका बिहारी का हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें अलंकार कौन सा होता है, तो इसमें आपका श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर सी और ऑप्शन डी दोनों सही आंसर हो जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है
यह बात आपको ध्यान रखनी है। इस दोहे में आपका श्लेष अलंकार और आपका रूपक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सी, आपने वहाँ पे सी या डी दोनों में से कोई भी ऑप्शन वहाँ पे लगाया होगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में आपको समास बताना है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर द्विग समास है। तो आपको बताना है कि जो गौशाला है इसमें आपका कौन सा समास हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होता है इसमें आपका तत्पुरुष समास होता है। गौशाला का मतलब होता है गाय के लिए शाला, यानी कि गाय के लिए जहाँ रहने का स्थान होता है वह आपका गौशाला कहलाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जहाँ पे हम बात करते हैं तत्पुरुष की बात करें तो के लिए का मतलब हो जाता है यहाँ पे गौशाला, यानी गाय के लिए शाला, यानी कि गाय के रहने का मतलब होता है वहाँ पे स्थान। ठीक, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें समास की हम बात करें तो इसमें कौन सा समास होता है। तो इसमें मैं समास की यहाँ पे बात करूँ तो आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? यहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है देशभक्ति। यहाँ पे देशभक्ति के बारे में बताना है। इसमें आपका कौन सा समास है, देशभक्ति में कौन सा समास हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास होता है या फिर आपका द्विगु समास होता है। तो देशभक्ति में आपका कौन सा समास है यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका सही आंसर होता है देशभक्ति की बात की गई है, यानी कि देश के लिए क्या भक्ति, देश के लिए भक्ति करना, यानी देश की भक्ति करना, यह बात आपकी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगी। और तत्पुरुष समास की मैं यहाँ पे इनके बारे में बात करूँ तो यह आपके 6 प्रकार के होते हैं। जो आपके तत्पुरुष समास हैं यह आपके 6 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो देशभक्ति की मैं बात करूँ तो देश की भक्ति, इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है और इसमें मैं बात करूं कि कौन सा आपका तत्पुरुष होता है। तो यहाँ पे आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। संबंध बता रहा है कि देश के लिए भक्ति, तो इसमें आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो प्राग का है, प्रा का है या फिर प्रागैति का है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कि प्रागैतिहासिक में आपका उपसर्ग प्राक हो जाता है। उपसर्ग का मतलब होता है, क्या होता है उपसर्ग का मतलब? जो शब्द के आगे लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं वह आपके उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और शब्द के अंत में लगते हैं वह आपके प्रत्यय कहलाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जो शब्द के आगे लगते हैं वह आपके उपसर्ग होते हैं और शब्द के बाद में लगते हैं वह आपके प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रागैतिहासिक में आपका प्राक है, यह आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे यह इसका उपसर्ग हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, इसमें बताना है कि तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास किसकी कविता है? तो मुक्तिबोध की है, अज्ञे की है, हरिवंश राय बच्चन की है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो जो तुलसीदास यह कविता किसकी हो जाती है। तो इस कविता की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाती है। यह कविता किसकी है? यह कविता आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यह बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपकी कविता
हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, आपको बताना है। यहाँ पे आपको संधि दे रखी है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। आपको बहिष्कार का संधि विच्छेद बताना है। तो बहिधनस्कार है, बहिष्धनकार है, बहिधनकार है या बहिर्धनकार है। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, यह बात आपको बतानी है। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाता है, बहिधनकार। तो इसमें मैं संधि की बात करूं तो कौन सी संधि हो जाती है, इसमें आपकी यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास के बारे में बताना है कि यह किसकी रचना है। वैदेही वनवास है, यह किसकी रचना हो जाती है, तो यह आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। ऑप्शन 2 आता है रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त की है, या फिर श्रीधर पाठक की हो जाती है। तो वैदेही वनवास की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह रचना किसकी हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होता है, यह आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हो जाती है। जो आपकी वैदेही वनवास है, आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो यह किसकी हो जाती है, इसकी मैं बात करूं तो यह आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हो जाती है। इसकी रचना की मैं यहाँ पे बात करूं तो 1941 में इसकी रचना की गई थी। किसके द्वारा, तो यह आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा वैदेही वनवास की रचना की गई थी। और भी मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह कब के थे, तो यह आपके द्विवेदी युग के थे। कौन से युग के थे, द्विवेदी युग के यह कवि थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक, और मैं यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा बात करूँ तो इनकी और भी रचनाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इनकी कौन कौन सी रचनाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पे इनकी प्रिय प्रवास है, कौन सी है, प्रिय प्रवास। और आपकी यहाँ पे वैदेही वनवास हो जाती है। रस कलश की मैं यहाँ पे बात करूँ, रस कलश की बात करूँ तो यह भी आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय की हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, और मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक हो जाती है आपकी यहाँ पे सम्राट। ठीक, सम्राट हो जाती है, यह आपकी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, आपको बताना है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। तो कौन सा आपका यहाँ पे पुल्लिंग शब्द होता है, तो यहाँ पे पहिया होता है, या फिर लिखावट होती है, पखावज होता है, या फिर मझधार होती है। तो इसका सही आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का यहाँ पे चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होता है आपका पहिया। पहिया को हम बोलेंगे तो इसको हम पहिया ही बोलेंगे। तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। आपको इन शब्दों को बोल करके अच्छे से देखना है कि इसमें कैसी साउंड आ रही है। तो पहिया की बात करती हैं तो पुल्लिंग हो जाता है। लिखावट हमने क्या की, लिखावट हमने लिखी तो स्त्रीलिंग हो गया। पखावज, मझधार, यह आपके क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बाकी आपका यहाँ पे जो आपका पहिया हो जाता है यह पुल्लिंग हो जाता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में गद्यांश दे रखा है। आपको यहाँ पे गद्यांश दे रखा है तो गद्यांश को आपको यहीं से पढ़ के अपने आंसर को निकालना है। आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में दे रखा है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है। संप्रेषण कला क्या नहीं है, आपको अपने गद्यांश में ही आंसर ढूंढना है। आपको कहीं आंसर नहीं मिलेगा आपको, मतलब गद्यांश में यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है तो इस क्वेश्चन से आप गद्यांश में ही अपने आंसर को ढूंढिएगा। ठीक, तो संप्रेषण कला क्या नहीं है की बात की गई है। तो अलंकरण नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है,
प्रतिभाशाली भाषा नहीं है या विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना नहीं है। तो संप्रेषण कला की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वह क्या नहीं है, तो यहाँ पे हम समझते हैं, आपको इतना बड़ा गद्यांश यहाँ पे दे रखा है। तो संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो संप्रेषण कला के बारे में कहा गया है कि स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रतिभाशाली भाषा और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या है, संप्रेषण कला है। आपको यहाँ पे आपका आंसर फर्स्ट लाइन में ही मिल गया, जहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से ये जो अल्प विराम है ये दिख जाए या फिर आपको पूर्ण विराम दिख जाए तो आपको वहीं तक रुक जाना है, आपका आंसर उसी लाइन में हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्पष्टता, आत्मविश्वास और अच्छी पकड़, प्रतिभाशाली भाषा और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। तो यहाँ पे अलंकरण की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है, तो इसलिए यह आपका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है संप्रेषण कला, कम्युनिकेशन स्किल की बात की गई है। तो यह क्या नहीं है, तो यह अलंकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यह आपका आत्मविश्वास है, यह प्रतिभाशाली भाषा है और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने वाली यह होती है। संप्रेषण से हम अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लेकिन संप्रेषण आपका अलंकरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। संप्रेषण कला का विकास की बात करें तो किससे होता है, तो अभ्यास से होता है, भाषण से होता है, अनायास से या फिर अच्छी पकड़ से। तो जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है इसका डेवलपमेंट किससे होता है, तो इसके डेवलपमेंट की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस चीज़ का अभ्यास करना है। यानी कि इसी अभ्यास से जो स्वामी विवेकानंद है इन्होंने भी संप्रेषण कला का क्या किया, विकास किया था। अपने जो किससे, अभ्यास से इन्होंने बार बार चीज़ों का अभ्यास किया, तो इन्होंने अपनी जो कला है उसका बहुत ही ज़्यादा इनका विकास हो गया। किसका, स्वामी विवेकानंद का। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसका सही आंसर होता है किससे किया था, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, तो अभ्यास से होता है। यह बात आपने कहाँ से सीखी, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह सीखी गई बात है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो य है, क्ष है, त्र है या फिर ज्ञ है। तो संयुक्त का मतलब होता है हम दो व्यंजनों को जोड़ करके एक नया व्यंजन बनाते हैं, वह आपका क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन को ही हम मिश्रित व्यंजन कहते हैं। तो यह बात आपको यहाँ पे बतानी है, कौन सा संयुक्त व्यंजन यहाँ पे नहीं है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका यह है, यह आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। और आपके यहाँ पे हम बात करें, यह तीनों आपके क्या हो जाते हैं, यह तीनों आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यह तीनों आपके यहाँ पे संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। और यह कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाता है, अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो मृत्युंजय पद में कौन सा सही है, आपको बताना है कि मृत्युंजय पद में कौन सा सही है। तो द्विग होता है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या फिर द्वंद्व समास है। तो मृत्युंजय पद में कौन सा समास हो जाता है, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे बहुब्रीहि समास। क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। मृत्युंजय में आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। अलंकार में कौन सा उपसर्ग है आपका, यह बात आपको बतानी है। उपसर्ग की मैंने यहाँ पे बात की थी। तो यह आपके कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ अलंकार की, तो इसमें आपका कौन सा उपसर्ग हो जाता है, अल हो जाता है,
या फिर अल होता है, अलन होता है या अलम होता है, तो इसमें आपका कौन सा उपसर्ग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर होता है आपका अलम। क्या होता है? अलंकार में आपका सही आंसर होता है अलम। ठीक, यहाँ पे हम बात करते हैं आगे। अलम का मतलब होता है आपका, क्या होता है? अलम का मतलब होता है भूषण। क्या होता है? अलम का मतलब होता है भूषण। आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो यह पुस्तक किसकी है? मैं रचना रेखांकित शब्द पद परिचय दीजिए। तो यह पुस्तक किसकी है? तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है। तो यह पुस्तक किसकी है? तो यहाँ पे आपका रेखांकित जो शब्द है यानी रेखांकित यानी कि रेखा खींची हुई है, तो यहाँ पे आपकी है। तो यह बताना है आपको इसमें कौन सा आपका शब्द परिचय हो जाता है। तो इसमें आपका सार्वनामिक विशेषण और पुस्तक आपकी विशेष्य एक वचन स्त्रीलिंग होता है, या सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग होता है, गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष्य एक वचन होता है, या संबोधन अव्यय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होता है आपका कि यह है, यह आपका क्या हो जाता है? तो यह आपका यहाँ पे जो सार्वनामिक विशेषण पुस्तक आपकी विशेष से हो जाती है और एक वचन स्त्रीलिंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विशेषण शब्द का विलोम है। विशेषण शब्द का आपको विलोम बताना है, क्या हो जाता है? तो विवेचन होता है, संश्लेषण होता है, व्याख्या होती है, या फिर विभाजित होता है। तो विशेषण शब्द का यहाँ पे आपको विलोम बताना है। विलोम का मतलब होता है, विलोम का मतलब होता है आपका उल्टा। ठीक, विपरीत होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक, विपरीत होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? विशेषण की। तो कौन सा विशेषण हो जाता है? तो इसका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 संश्लेषण हो जाता है। विश्लेषण का विलोम शब्द क्या होता है? संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है। आपको बताना है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कंठ कहते हैं, दंत कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, या फिर अनुनासिक कहते हैं। तो आपको बताना है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम दंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जिनका हम उच्चारण दांतों पर हमारी जीभ लगती है उनको हम दंत कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और दंत में आपके कौन सा वर्ग आता है? तो इसमें आपका त वर्ग आता है। और त वर्ग में आपका त, थ, द, ध और आपका न आ जाता है। इनको बोलने में आपकी जीभ से दांतों से क्या लगेगी? जीभ लगेगी। तो यह आपका त वर्ग है वह किसके अंतर्गत आएगा? तो यह आपका दंत के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से व्यंजन कौन से हैं। तो कौन से व्यंजन हैं यहाँ पे आपको पूछा है कि व्यंजन की बात की गई है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊष्म व्यंजन हैं। तो आपको बताना है श हैं, अव स हैं, या छ ज हैं, या फिर य र ल हैं। तो इसमें आपको ऊष्म व्यंजन बताना है। तो इसका सही आंसर होता है आपका श। यह आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में हमारे मुख से सीटी की ध्वनि के रूप में आवाज़ निकलती है, वह आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और यर ल हैं, यह आपके क्या हो जाते हैं? यह आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, ऊष्म व्यंजन आपके यह स हैं और आपके अंतस्थ व्यंजन यरलब हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आता है आपका कि अत्यधिक का विलोम क्या है। अत्यधिक का विलोम बताना है। अत्यल्प है, अत्याधिक है, अनधिगत है, या फिर अधीन है। तो जो आपका अत्यधिक है इसका विलोम क्या हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होता है
अत्यल्प। क्या हो जाता है? अत्यल्प हो जाता है। अत्यधिक का अर्थ होता है यानी कि अधिक मात्रा से भी ज़्यादा, यानी कि यह चीज़ आपकी यहाँ पे इसका विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि इसका मतलब हो जाता है अत्यल्प। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम रित की। ठीक है, इसका आपको विलोम शब्द बताना है, तो इसका विलोम क्या हो जाता है? रित का विलोम होता है आपका यहाँ पे अनरत होता है, वक्र होता है, या विकीर्ण होता है, या फिर अनैक्य होता है। तो इसका सही आंसर बताना है कि रित का जो विलोम होता है वह क्या हो जाता है? तो इसका विलोम होता है आपका अनरत। क्या हो जाता है? अनरत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वक्र की मैं बात करूं तो इसका विलोम होता है आपका ऋजु। क्या होता है? ऋजु होता है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आता है आपका कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा होता है? तो इसमें सम उपसर्ग है, सक उपसर्ग है, सन उपसर्ग है, या फिर सनक उपसर्ग है। तो उपसर्ग आपके यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे 30 नंबर का आपका ये सेट है, तो इसमें मैंने आपको यहाँ पे जो उपसर्ग हैं उनके बारे में आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए, तो आपको उपसर्ग को अच्छे से पढ़ के जाना है। विलोम शब्द से भी आपके कई सारे क्वेश्चन हैं, आपने देखे हैं। ठीक, तो आपको बताना है इसमें कि संकल्प में, संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाता है? तो संकल्प में आपका यहाँ पे सम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है। संकल्प में आपका सम उपसर्ग हो जाता है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सम धन कल्प। ठीक, तो जो शब्द के यहाँ पे आगे लग रहे हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं वह आपके क्या होते हैं? वह आपके उपसर्ग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इस तरीके से है आपका, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। तो इस वाक्य में वाच्य होगा, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपका वाच्य है। जहाँ पे आपको नहीं दिख जाए, जहाँ पे आपको क्या दिख जाए? जहाँ पे आपको नहीं दिख जाए, यह बात आपको ध्यान रखनी है। वहाँ पे आपका क्या होगा? वहाँ पे आपका भाववाच्य होगा। जहाँ पे आपको नहीं दिख जाए वहाँ पे आपका भाववाच्य होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मुझसे खाना खाया नहीं जाता, मुझसे काम किया नहीं जाता, या आप कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख जाए, उसमें हमेशा आपका भाववाच्य होगा। वाच्य की मैं बात करूँ तो यह आपके 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य की मैं बात करूं तो यह आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है कृतवाच्य, फिर कर्मवाच्य, फिर भाववाच्य। तो नहीं की बात की गई है तो इसमें आपका भाववाच्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, आपको बताना है तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तद्भव और तत्सम में आपको बताना है कौन सा मेल गलत हो जाता है। तो इसमें गलत मेल बताना है। तद्भव की मैं बात करूँ तो जो आपके हिंदी के होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं, और मैं तत्सम की बात करूँ जो कि आपके सीधे संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, वह आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो हिंदी के शब्द हैं उनको हम तद्भव कहलाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा मेल गलत है। तो लौंग का लवंग हो जाता है, आंत का अत्र होता है, लुनाई का लावण्यता होता है, या आयश का आदेश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे, इसका मेल बताना है आपको, गलत मेल है। तो यहाँ पे आपके जो आंत और अंत्र और लुनाई और लवणता है, यह आपके दोनों हो जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। बी और सी आपका, यहाँ पे मैं बात करूँ बी और सी की, तो बी और सी आपका क्या हो जाता है? यह आपके यहाँ पे दोनों मेल आपके गलत हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन ए बी लगाया है या सी लगाया है, तो दोनों में से आपने कोई लगाया है तो सही आंसर है। ठीक, तो यहाँ पे आपके गलत की बात की गई। तो आंत का अंतर होता है, लुनाई का लवणता होता है। बी और सी यहाँ पे सही आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि लेखक और उसकी रचना। आपने लेखक और रचना से भी यहाँ पे कई क्वेश्चन देखे हैं, 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से
समझ के चलना है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, तो कौन सा जोड़ा गलत हो जाता है लेखक और उनकी रचना का, तो संस्कृति के 4 अध्याय यह रामधारी सिंह दिनकर का है। ऋषज्ञ रंजन यह आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। स्कंद गुप्त यह आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, या अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होता है कौन सा जोड़ा आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि स्कंद गुप्त किसका है, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मिश्र का दे रखा है। यह बात आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। स्कंद गुप्त की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका किसका है, तो यह आपका जयशंकर प्रसाद का है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, जयशंकर प्रसाद का हो जाता है। तो और इसकी मैं बात करूं तो यह आपकी यहाँ पे रचना की बात की गई, लेकिन यह रचना नहीं है, यह स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद का क्या है, यह जयशंकर प्रसाद का नाटक हो जाता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर कि यहाँ पे आपका स्कंद गुप्त है, यह जयशंकर प्रसाद का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। तो यह रचना नहीं है बल्कि क्या है, नाटक है। ठीक, यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे आपको यूपी टेट की जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इन सभी को कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करा ही रही हूँ। तो आप इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से समझ के चलिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और मैं यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इनको करा दूँगी, और आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस भी चल ही रही हैं, आप देख सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।